नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपका फोन सुरक्षित है? पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है। बात केवल जासूसी यंत्र के जरिए बातचीत सुने जाने की नहीं है। जिस तरह से लेबनान में एक साथ कई सौ पेजर में धमाका हुआ है, इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि दुनिया में आतंकवाद का एक नया और खतरनाक रूप दस्तक दे रहा है। लोगों का दिमाग घूम गया है कि बम से लैस पेजर लोगों के पास कैसे पहुंचा या पेजर में धमाका कैसे हुआ। क्या कंपनी की फैक्ट्री में ही बना या इस्राइल ने ऐसा पेजर बनाकर कंपनी को सप्लाई कर दिया कि वह लेबनान में उसकी आपूर्ति कर दे। इन सब सवालों को लेकर माथापच्ची चल रही है। स्वीकार तो कोई करेगा नहीं, लिहाजा खंडन की ही भरमार है। आज की पीढ़ी के बहुत से लोगों को पेजर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन 90 के दशक में भारत में थोड़े समय के लिए पेजर लोकप्रिय हो गया था। इसके जरिए केवल मैसेज भेजा जाता था, फोन की तरह इसमें बात नहीं होती थी। बाद में दुनिया फोन से इतनी तंग हो गई कि पेजर का फैशन लौट आया। दुनिया भर के कई अस्पतालों में, रेस्तरां में इसका इस्तेमाल होने लगा है। मगर जिस तरह से लेबनान में कई सौ पेजर में एक साथ धमाका हुआ, उसके बाद यह संभावना पैदा हो गई है कि फोन, लैपटॉप या कुछ भी जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट कहते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, अब सुरक्षित नहीं रहा। पेगासस आपके फोन में घुसकर केवल बातचीत नहीं रिकॉर्ड करता है, बंद पड़े फोन का कैमरा ऑन कर देता है और सब कुछ देखता है। इन खतरों से आप नॉर्मल होने लगे थे, लेकिन अब अगला चरण आ गया है। फोन, लैपटॉप, हेडफोन जिसे हम डिवाइस कहते हैं, उसमें जासूसी के साथ साथ बम के होने की संभावनाएं बदमाशों ने पैदा कर दी हैं। आम नागरिकों को मारने का यह खेल अगर यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया तो पता नहीं कब क्या हो जाए। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर उलझी हुई हैं कि लेबनान में हजारों लोगों का पेजर एक साथ कैसे फट गया। बच्चे से लेकर डॉक्टर, टैक्सी चालक, आम महिलाएं पेजर लेकर वैसे ही घर से निकली थीं जैसे हम आप फोन लेकर निकलते हैं, लेकिन एक ही समय में सबके पेजर में धमाका होता है। लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की मौत भी हो जाती है। मोबाइल फोन के बैटरी फट जाने की घटना तो आपने सुनी होगी, लेकिन लेबनान की राजधानी बेरूत और आसपास के इलाकों में ऐसा नहीं हुआ। एक साथ हजारों लोगों के पेजर में संदेश आते हैं, बीप बीप की ध्वनि होती है। जैसे ही पेजर देखने के लिए उठाते हैं, धमाका हो जाता है। घायलों की संख्या 2800 से लेकर 4000 तक बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 200 से लेकर 400 तक बताई जा रही है। 9 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक 8 साल की बच्ची भी है। लोगों के पेट में, चेहरों पर धमाके से गहरा जख्म हो गया है। विस्फोट से कई लोगों की उंगलियां फट गई हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत भी पेजर विस्फोट में घायल हो गए हैं। हमारी अपनी कोई स्वतंत्र जानकारी नहीं है। इस मामले में जो भी सूचनाएं छप रही हैं, उसी का संकलन हम पेश कर रहे हैं। इस हमले के बाद जिस तरह से इस्राइल की ताकत का महिमा मंडन किया जा रहा है, वह भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पश्चिमी मीडिया का बड़ा हिस्सा इस्राइल के आगे वैसे भी नतमस्तक रहता है। इंसानों के मारने की राजनीति जिस तरह से आवारा, बेलगाम होती जा रही है, उसी तरह तकनीक भी इस खेल में शामिल है। लेबनान की घटना ने इस संभावना, आशंका को जन्म दिया है कि आम लोग जिस फोन को लेकर बाजार गए हैं, अस्पताल गए हैं, दफ्तर गए हैं, उसी में धमाका हो सकता है। इसी का परीक्षण एक तरह से लेबनान के बेरूत में हुआ। सैकड़ों पेजर में किए गए इस धमाके से उन लोगों के कान खड़े हो गए हैं जो तकनीक के इस खतरनाक खेल को हमसे, आपसे बेहतर तरीके से समझते हैं। अमेरिकी विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन की यह चेतावनी याद रखिए। अगर ये आईफोन होते, ऐसे आईफोन जिन्हें फैक्ट्री से विस्फोटक भरकर भेजा गया होता, तो मीडिया इस घटना की भयावहता को लेकर कहीं तेजी से प्रतिक्रिया देता और बोलता कि कितना खतरनाक उदाहरण आज बना है। इसे किसी भी तरह से उचित साबित नहीं किया जा सकता। यह अपराध है, अपराध, और आज इसकी वजह से पूरी दुनिया और असुरक्षित हो गई है। स्नोडेन ने कहा है कि इन खतरों पर मीडिया की चुप्पी समझ के बाहर है। उनके कहने का मतलब है कि इस्राइल और लेबनान एक दूसरे से युद्धरत हैं
और मीडिया इस्राइल के साथ खड़ा है। इसलिए लेबनान में सैकड़ों पेजर में जो धमाका हुआ उस पर चुप्पी साध गया है। एडवर्ड स्नोडेन ने इसे अपराध कहा है और यह उसी राजनीति का हिस्सा है कि आतंकवाद के नाम पर पूरे देश या पूरे समुदाय को आप चिन्हित करते हैं और सजा देते हैं, मार देते हैं। लेकिन पेजर में धमाके की संभावना पैदा करना भी एक तरह का आतंकवाद ही है। इसका इस्तेमाल अगर एक देश दूसरे देश के आम लोगों के खिलाफ करने लगा तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। 8 साल की बच्ची, डॉक्टर, महिला सभी को पेजर के धमाके से उड़ा दिया गया। जिन पेजर में धमाके हुए हैं उन्हें बाजार से खरीदा गया है। जैसे ही बीप बीप की ध्वनि आई, लोगों ने पेजर को जेब से निकाला, चेहरे के नजदीक लाकर मैसेज देखने लगे, तभी धमाका हो गया। इसी के साथ टारगेट अटैक का भ्रम भी टूट जाता है। कहीं से यह टारगेट अटैक नहीं था। आम लोग दुकानों में खरीदारी कर रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तभी उनका पेजर फट जाता है। जाहिर है धमाका करने वालों ने इसकी चिंता नहीं की कि इससे कौन मरेगा, और यह उम्मीद उनसे क्यों की जाए जो कई हजार बच्चों को मारने के बाद भी रुक नहीं रहे हैं। इसी संदर्भ में म्यूनिक फिल्म का जिक्र भी होने लगा है। 2005 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने यह फिल्म बनाई थी। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के समय इस्राएली खिलाड़ियों की हत्या में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए मोसाद ने जो जवाबी हत्याएं की, फिल्म में उस कहानी पर फोकस है। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पीएलओ के महमूद हमशारी के फोन का बेस ही बदल दिया। जैसे ही हमशारी ने फोन उठाया, इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद ने रिमोट से फोन में धमाका कर दिया। पर इस फिल्म का मकसद यह भी दिखाना था कि ऐसी आतंकी घटनाओं का बदला लेने के लिए की गई हिंसक कार्रवाइयों के पीछे भी उतनी ही हिंसा और अमानवीयता होती है। फिल्म की इस बात के लिए आलोचना भी हुई कि जिसे इस्राएल काउंटर टेररिज्म कहता है, फिल्म उसे भी आतंकी कार्रवाई ही मान रही है। टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म में कोई फर्क नहीं कर रही। इस घटना ने इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद को किंवदंती में भी बदल दिया। यह घटना बदला लेने का नया पैमाना बन जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और घटना का जिक्र किया है। 1996 में हमास के एक बॉम्बर को उड़ाने के लिए उसके पास मोटोरोला अल्फा फोन पहुंचा दिया जाता है। फोन पर पिता का फोन आता है और उठाते ही धमाका हो जाता है। उस फोन में 50 ग्राम विस्फोटक था जो किसी को मारने के लिए काफी था। लेकिन पेजर में जीपीएस, माइक्रोफोन और कैमरा नहीं होता है। लेकिन शायद कोई भूल गया कि लिथियम बैटरी होती है जिसमें विस्फोट हो सकता है। एक तरफ चुप्पी है इसे लेकर, एक तरफ आधी अधूरी बातें हैं। सवाल ही बचते हैं जिनके जरिए आप अलग अलग संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। अमेरिका के विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन की इस बात पर भी आप जरूर गौर करें। स्नोडेन ने कहा कि 2013 में उन्होंने और पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर मास सर्वेलेंस को लेकर जो पर्दाफाश किया, उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी थीं जिसमें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए के लोग बड़े कमर्शियल शिपमेंट्स को ट्रांजिट के दौरान ही खोलकर उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा देते हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा यह सब किया जा रहा था ताकि इन उपकरणों को ऑर्डर करने वाले लोगों की जासूसी की जा सके। स्नोडेन ने लिखा है कि बीते 10 साल में ऐसे शिपमेंट्स की सुरक्षा में कोई सुधार नहीं आया है। स्नोडेन के पर्दाफाश के बाद डिजिटल नेटवर्किंग की कंपनी सिस्को ने अपने ही देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निंदा कर दी थी। यह रिपोर्ट 2014 की है। तो क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि आपके पास जो फोन है, पेजर है, वो आपको पूरी तरह से सुरक्षित ही रखता है? स्नोडेन तो यही कह रहे हैं कि कंपनी ने माल किसी देश को रवाना किया और एयरपोर्ट या पानी के जहाज में उस माल को खोलकर उसमें जासूसी के उपकरण फिट कर दिए गए और यह खेल 10 साल से चल रहा है। इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ये सारे सवाल जरूरी लगते हैं, जिनमें यह पूछा जा रहा है कि पेजर में जो धमाका हुआ उसमें बम कब फिट कर दिया गया होगा। यह जानना बहुत जरूरी है। यह हमला लेबनान में हुआ है, लेकिन अब यह खेल कहीं भी दोहराया जा सकता है। तकनीकी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसे हमले की तैयारी में महीनों का समय लगा होगा। कई हफ्तों महीनों तक पेजर सुचारू रूप से काम करते रहे होंगे और फिर अचानक 1 घंटे के भीतर हजारों पेजर फटने लग गए।
जोसेफ जॉर्नेट इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पेजर में फेल सेफ होता है, जैसे ही कोई खराबी आती है फेल सेफ पेजर को बंद कर देता है। इस मामले में फेल सेफ नहीं चला, हो सकता है कि सिस्टम पहले से ही बंद कर दिया गया हो। सवाल है कि इसे किसने बंद किया, उन तक ये पेजर का नेटवर्क कैसे पहुंचा, किसने इन्हें बनाया और किसके पास इन पेजर का एक्सेस था। हो सकता है निर्माता की तरफ से कुछ हुआ हो या किसी अन्य पार्टी ने बीच में दखल देकर पेजर के मूल सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया हो। जॉर्नेट कहते हैं कि अगर पेजर के भीतर बम फिट किया गया है तो पेजर बनाने वाली कंपनी और खरीदने वाले के बीच कहीं पर किसी ने पेजर की खेप हासिल कर ली। उसने न सिर्फ सॉफ्टवेयर बदला होगा बल्कि बैटरी के पास छोटा सा बम भी फिट कर दिया होगा ताकि वो किसी खास मैसेज के मिलने पर फट जाए। सुरक्षा एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पेजर के भीतर विस्फोटक और ट्रिगर डालने के लिए इस्राइल ने सप्लाई चेन में घुसपैठ की होगी। लेकिन जेरूसलम पोस्ट में खबर छपी है कि पेजर की आपूर्ति करने वाली ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने कहा है कि लेबनान में जो पेजर फटा है उसे बीएसई कंपनी ने बनाया है, जिसके पास उसके ब्रांड का पेजर बनाने का लाइसेंस है। गोल्ड अपोलो के संस्थापक ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि पेजर का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। सुरक्षा के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस्राइल ने निर्माण की प्रक्रिया को इस तरह हाईजैक किया कि किसी को अंत तक शक नहीं हुआ। इसका यह मतलब भी हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी ने पेजर बेचे वो इस्राइल का इंटेलिजेंस फ्रंट रहा हो, यानी उसे इस्राइल ने इसी काम के लिए खड़ा किया हो। दुबई स्थित विशेषज्ञ रियाद कहवाजी का कहना है कि इस्राइल ने हिजबुल्लाह के स्मार्टफोन बैन का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि मौजूदा हमला एक बेहद पेशेवर ऑपरेशन है। वे मानते हैं कि इस्राइल की ही किसी फैक्ट्री में इन पेजर का उत्पादन हुआ है और वहीं से इन्हें निर्यात किया गया। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा है कि जो पेजर फटे हैं वो एक नई कंपनी से मंगाए गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि विस्फोटक प्लांट करने के बाद रेडियो सिग्नल से एक साथ सभी पेजर में धमाका कर दिया गया हो। सुरक्षा एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि हमले के समय बैटरी का एक हिस्सा विस्फोटक रहा होगा और एक हिस्सा असल में बैटरी। आखिर एक साथ एक ही समय में कई सौ पेजर कैसे फट जाएगा, इसे लेकर मीडिया में अलग अलग थ्योरी चल रही है। लेकिन इसके अनेक सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं और अचानक पेजर बम फटने लग जाता है। धमाका बैटरी के फटने का नहीं था, बम के फटने का ही था। कई तरह के सवालों के साथ दुनिया भर में तरह तरह की थ्योरी चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शीरा फ्रैंकल और रॉनन बर्गमैन की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जिन पेजर में बम फटा है उन्हें हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी से खरीदा। ऐसे 3000 से अधिक पेजर ऑर्डर किए गए। ज्यादातर कंपनी के AR-924 मॉडल के पेजर थे। हालांकि कंपनी की तरफ से जो खेप मिली है उसमें 3 और मॉडल हैं। अधिकारियों का कहना है कि लेबनान पहुंचने से पहले ही इन पेजर में छेड़छाड़ कर दी गई होगी। बहुत कम वजन के विस्फोटक को पेजर की बैटरी के ठीक बगल में फिट कर दिया गया होगा। इसका वजन 1 से 2 आउंस बताया गया है। 1 आउंस लगभग 28 ग्राम के बराबर होता है। एक स्विच भी था जिससे विस्फोटक को रिमोट तरीके से उड़ाया जा सकता था। लेबनान में दोपहर के 3:30 बज रहे थे और उसी समय इन सभी पेजर पर एक मैसेज आता है जिसे देखने से लगा सीधा हिजबुल्लाह नेतृत्व की ओर से संदेश आया है। लेकिन यह मैसेज विस्फोटक को एक्टिवेट करने के लिए था। 3 अधिकारियों ने यह भी बताया कि पेजर विस्फोट से पहले कई सेकंड तक बीप की आवाज आती रही। लेबनान में पेजर कैसे लोकप्रिय हो गया? क्योंकि स्मार्टफोन को हैक करना आसान होता है और उस पर निगरानी बिठाने में इस्राइल की मास्टरी है। इस्राइल ने जब हिजबुल्लाह के नेताओं को मारना शुरू किया तब लेबनान ने हाईटेक का रास्ता छोड़ दिया और मोबाइल और स्मार्टफोन की जगह कोडेड मैसेज, लैंडलाइन फोन और पेजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। स्मार्टफोन को ट्रैक करना इस्राइल के लिए आसान है। सेलफोन से किसी की भी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, इसलिए युद्ध के मैदान में इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने पेजर और कोरियर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके अलावा फिक्स लाइन टेलीकॉम नेटवर्क बनाया जो पूरी तरह से प्राइवेट था।
हिजबुल्लाह का मानना है कि इन बदलावों से उसने इस्राएली सेना के तकनीकी कौशल्य को मात दी। आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बहुत अहमियत रखती है। हिजबुल्लाह ने इसी खेल का तोड़ यह निकाला कि हैक न किए जाने वाले उपकरण प्रणाली विकसित की जाए। इन हमलों पर इस्राएल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस हमले से इस्राएल ने यह साबित कर दिया, अगर उसने किया है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दुश्मनों की जेब में बैठकर बम चला सकता है। यह हमला पिछले कुछ महीनों से हो रहे टारगेटेड हमलों के बाद हुआ है। 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र को इस्राएल ने हवाई हमले में मार गिराया। इस्राएल को उसकी ठीक लोकेशन का अंदाजा हो गया था। अगले ही दिन तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिये को उसके घर पर मार दिया गया। खबर आई कि विस्फोटक को कई हफ्ते पहले वहां रख दिया गया था। सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इस्राएल पर हमला बोला तो उसकी तकनीकी क्षमता का मजाक उड़ने लगा था। इस्राएल ने इन हमलों के जरिए अपनी साख वापस बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी है। वह जताना चाहता है कि अभी भी सुरक्षा के मामलों में अपने दुश्मनों से वह एक कदम आगे है। अगर यही बात है तो सवाल उठता है कि गजा में 40,000 से अधिक लोगों को मार देने के बाद क्या इस्राएल का शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, जो उसे पेजर में धमाका करने की तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जिसने इस्राएल को ऐसा करने से रोक लिया? 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही वह अपनी मनमानी पर उतर आया है और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। क्या किसी देश को नहीं दिख रहा कि इस तकनीक से आतंकवाद की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं? इस्राएल के साथ इस खेल में कौन कौन देश शामिल है यहां से तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जिस तरह से पेगासस बेचकर इस्राएल ने सरकारी आतंक को ताकत दी, अब इस तकनीक का परीक्षण सरकारों को उस काम में लगा देगा जिससे वे आतंकवाद के नाम पर लड़ती रही हैं। सोचिए, अब बुलडोजर और गोली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जेब में पड़ा फोन फट जाएगा। यही संभव कर दिखाया है। अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है, ना ही अमेरिका को इसकी जानकारी थी। इस समय हम और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, यह अमेरिका का कहना है। एसोसिएटेड प्रेस ने बिना पहचान जारी किए एक अमेरिकी अधिकारी का बयान छापा है कि हमले के बाद इस्राएल ने अमेरिका को ब्रीफ किया। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने पेजर विस्फोट के लिए इस्राएल पर आरोप लगाया है और कहा है कि यह हर स्तर पर एक अपराध ही है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इन हमलों के पीछे इस्राएल का हाथ है। अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उसकी सेना का साझा ऑपरेशन था। इस्राएल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपनी संपादकीय में पेजर धमाके के लिए शाबाशी दी है, लेकिन चेतावनी भी कि इसी तरह का जवाबी हमला हो सकता है। इस्राएल ने आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा, मगर यह अखबार पेजर धमाके को लेकर लिखता है, अगर यह हमला इस्राएल ने किया है तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे सुरक्षा प्रबंधन दुनिया में बेहतरीन है। अगर यह किसी और ने किया है तो इस्राएल को उन्हें अपना दोस्त मानना चाहिए। अखबार ने लिखा है कि यह समय है कि हम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स हमलों को नोट करें जो पिछले कुछ सालों में होने लगे हैं। यह हमले युद्ध का नया चेहरा है। अब सिर्फ बंदूक से और ट्रेंच में लड़ाई नहीं होती, आज का युद्ध साइबर अटैक, ड्रोन और विस्फोटक डिवाइस से होता है। मगर इन सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि हिजबुल्लाह इस हमले का जवाब देगा और इजराइल के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोग इसका निशाना बन सकते हैं। तो ऐसा भी अखबार होता है, आम लोगों के पेजर में धमाके पर संपादकीय लिखता है, शाबाशी देता है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा होगा और अखबार और चैनल वाले शाबाशी देने में लगे रहेंगे। CNN और गल्फ न्यूज़ हिजबुल्लाह को ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त उग्रवादी समूह कहता है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी हिजबुल्लाह को उग्रवादी कहता है। एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स भी इसे आतंकवादी नहीं कहते। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि हिजबुल्लाह एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इस अखबार की पूरी रिपोर्ट में कहीं भी आतंकी या चरमपंथी संगठन नहीं लिखा है। यह वही अखबार है जिसके जैसा गौतम अडानी अपने चैनल को बनाना चाहते हैं। अमेरिका और नेटो देशों के सदस्य देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में शामिल एक राजनीतिक दल है जो सैनिक दल की तरह काम करता है।
2008 में लेबनान की नई कैबिनेट ने हिजबुल्लाह को बतौर सैन्य बल मान्यता दे दी और कब्जा की गई लेबनान की जमीन को आजाद करवाने के उसके अधिकार को भी समर्थन दे दिया गया। पेजर धमाके के कुछ घंटे पहले एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अनुसार इसराइल ने घोषणा की कि देश के उत्तरी भाग में हिजबुल्लाह के हमले रोककर विस्थापित हुए स्थानीय लोगों की वापसी का रास्ता बना पाना उसका आधिकारिक लक्ष्य है। इस्राएली अधिकारियों ने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह के रोजाना के हमलों के विरोध में सैन्य हमले बढ़ाए जाएंगे, मगर ये हमले युद्ध का रूप ले सकते हैं। गजा पर इसराइल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। इन हमलों में सीमा पर लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। जवाब में इसराइल ने भी लेबनान पर हमला किया है और हिजबुल्लाह के कई नेताओं को मार गिराया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो अपना हमला तभी रोकेगा जब गजा पर सीज फायर होगा। पेजर 90 के दशक का सेलफोन था, लेकिन सेलफोन के आते ही इसकी दुनिया सिमट गई। जैसे जैसे लोग सेलफोन से तंग आने लगे, पेजर फिर से वापसी करने लगा। रिकॉर्ड प्लेयर की तरह पेजर भी लौट आया है। रेस्तरां में इसका इस्तेमाल होने लगा है, अस्पतालों में भी, और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ फोन के जाल से दूर रहने के लिए पेजर का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर यह चलन में नहीं होता तो हिजबुल्लाह का इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। जाहिर है इसका इस्तेमाल और कारोबार बढ़ा है, तभी ताइवान में उत्पादन हो रहा है। दुनिया भर की कई कंपनियां पेजर बना रही हैं। पेजर जिसे सुरक्षित माना जा रहा था, अगर उसमें विस्फोट हो रहा है तो अपने फोन की चिंता कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।